मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। नमस्कार, नारी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। महिलाओं का तो हर क्षण है, इस कायनात के कण कण में वो सर्वत्र है। प्रकृति में स्त्री तत्व की प्रधानता है, तभी तो प्रकृति उपजाऊ है, तभी उसमें कृतित्व है, मातृत्व है और रचनात्मकता है। यदि प्रकृति से स्त्री तत्व विलीन हो जाए तो प्रकृति शून्य हो जाएगी। इसलिए शिव अर्धनारीश्वर है और ये सौभाग्य का विषय है कि 8 मार्च यानी आज शिवरात्रि के साथ साथ महिला दिवस भी है। महिला दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि स्त्री शक्ति को सही पहचान मिले, उसे भी ऊंची उड़ान भरने के लिए बराबरी का आसमान मिले। आज मिलते हैं ऐसी ही कुछ स्त्री विभूतियों से जिन्होंने अपना अलग मुकाम बनाया है, जो संघर्ष और हालातों के आगे टूटी नहीं बल्कि मजबूत बनकर उभरी और आज समाज में अपना मुकाम स्थापित किया। आज महिला दिवस पर इन्हीं स्त्री शक्तियों के विचार जानने की कोशिश करते हैं। जब महिला खुद कोई मुकाम हासिल करने के साथ साथ दुनिया महिलाओं को भी सशक्त और समर्थ बनाए तो वो अलग स्तर पर महिला सशक्तिकरण में योगदान देती है। ऐसी है छत्तीसगढ़ की कराटे क्वीन हर्षा साहू। हर्षा साहू पिछले 22 साल से कराटे की प्रैक्टिस कर रही है और प्रदेश और देश स्तर पर नाम कमा चुकी है। स्कूल कॉलेज के दिनों में कराटे की चैंपियन भी रही है, राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीत चुकी है और अब बस्तियों में जाकर बच्चियों को निःशुल्क कराटे की ट्रेनिंग दे रही है, उनके आत्मरक्षा के गुण सिखा रही है। तो देखिए, महिला सशक्तिकरण यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इसके पीछे का एक ही लक्ष्य है कि सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सम्मान महिलाओं को दिलाना और इसी के तहत लगातार कोशिश भी की जा रही है। और चलिए, जिस महिला के बारे में हम आपको बता रहे थे कि वो किस प्रकार से कराटे क्वीन छत्तीसगढ़ की बन गई है, आज उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। हर्षा हमारे साथ में जुड़ गई है। आपका बहुत स्वागत है हर्षा जी। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली। प्रेरणा तो मुझे मेरे घर वालों से मिली, मेरे पापा से और मेरी मम्मी से मिली। उनको देखकर मुझे लगा कि सीखना चाहिए और ये भी था कि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जो घटनाएं होती थी तो उसको जब हम सुनते थे न्यूज में, टीवी में, जी तो थोड़ा सा ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ सीखना चाहिए जिससे जी हमारे साथ अगर कोई घटना होती है तो हम बच सकते हैं। जी बिल्कुल हर्षा जी, कहीं ना कहीं जिस मुकाम तक आज आप पहुंची है तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, कई सारी समस्याएं भी आई होगी। कौन कौन सी ऐसी चुनौती आई होगी आपके सामने जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आज तो सशक्त है और साथ ही साथ महिलाओं को भी सशक्त बना रही है। चुनौतियां तो देखिए, अगर आप कोई अच्छा कार्य करने जाती हैं तो चुनौतियां तो आती है रास्ते में। जी सबसे बड़ी बात तो मैं एक महिला थी और मैंने एक ऐसे खेल को चुना जो लड़कों के नाम से जाना जाता था। तो क्योंकि हम ऐसे परिवार से थे, साहू समाज से, और जिस मोहल्ले में रहते थे वो एक अलग माहौल था। वहां पर लड़कियों को जब मैं सीखना स्टार्ट की तो पड़ोसी या मोहल्ले वाले ये बोलते थे कि ये क्या सिखा रहे हो, जी लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाओ या डांस सिखाओ कि कभी कोई ऐसी अनहोनी होती है तो वो इस चीज को यूज करके अपनी दिनचर्या तो चला पाएंगी या अपना पेट तो भर पाएंगी। कराटे सिखा रहे हो अपने बच्चे को या इस लड़की को कराटे सिखा रहे हो, तो अगर कोई अनहोनी इसके साथ होती है तो क्या वो कराटे से अपना जीवन यापन कर पाएगी। तो जी ऐसे बहुत लोग हंसते थे, कई लोग तो मेरे पेरेंट्स पे, मेरे पे हंसते थे। पर ठीक है, कुछ दिन हंसे, कुछ दिन संघर्ष रहा, लेकिन आज जब मैं इस मुकाम पे हूँ तो आप जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे हर्षा साहू तो सारी चीजें सामने आ जाती है कि मैंने अभी तक कितना काम किया है। और हर दिन फील्ड पे होती हूँ मैं, कहीं ना कहीं महिलाओं के बीच, कभी बेटियों के बीच, कभी दूसरे शहर, दूसरे स्टेट, यहाँ तक कि मतलब छत्तीसगढ़ के अलावा मुझे दूसरे स्टेट में भी बुलाया जाता है।
जी। तो संघर्ष तो रहता है, लेकिन जब इस संघर्ष को पार करके हम आगे बढ़ते हैं तो वही लोग आके हमारे साथ फोटो खिंचवाते हैं और बोलते हैं कि ये हमारे समाज की है, ये हमारे परिवार की है और ये हमारे मोहल्ले की है। तो अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप कुछ कर गुजरते हैं, उसके बाद जब जो रिजल्ट आता है उसके पीछे लोग बोलते हैं ना, जैसे उगते सूरज को लोग सलाम करते हैं। जी। तो जब आप उगने लगते हो, जब आप दिखने लगते हो, तब आपको लोग जब पहचानते हैं, तब सबको लगता है कि नहीं, हम गलत थे उस समय कि हमने इसको सोचा था, लेकिन आज लड़की कहाँ से कहाँ पहुंच गई, आज इसको इस नाम से जाना जाता है। अच्छा लगता है। संघर्ष तो रहता है, हम कोई भी चीज करते हैं तो चाहे फैमिली हो या कोई भी आपका इंटरेस्ट का चीज है, तो संघर्ष तो आएगा ही। जी और बिल्कुल। बहुत सारे वो संघर्ष ये भी आए कहा हैं। जाता है हर्षा जी कई बार कि आपके करने पर कोई अगर सवाल उठाता है और आपकी जो मेहनत लगती है तो कहीं ना कहीं उनको एक जवाब भी मिल जाता है और फिर उसके बाद में प्रशंसाएं तो लगातार होती ही रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा चुनौती तब होती है जब एक महिला की शादी हो जाती है और उसके बाद में अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू रखना। ऐसे में आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और क्या शादी के बाद भी उतनी ही डिफिकल्टी आई जितनी आपने शुरुआत की थी उस समय आई? देखिए मैम, क्योंकि मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ब्लड में कराटे, जी। तो मतलब आप सुनेंगी तो आपको खुद अचंभा होगा और लोगों को लगेगा कि ये जबरदस्ती इमोशनली वो कर रही है। जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद 3 महीने के बाद ही मैंने कराटे ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मेरे बच्चे जो थे वो मुझसे बहुत क्लोज थे। उसके जी। बाद जब मेरा प्रेगनेंसी आया तो मैं प्रेगनेंसी पीरियड पे भी कराटे क्लास जाती थी और मुझे अच्छा लगता था। भले मैं उस समय वर्कआउट नहीं करती थी, लेकिन मैं खड़े होकर बच्चों को सिखाती थी, गाइडेंस करती थी, तो वो एक अलग वो था। और जिससे क्योंकि मैं मैदान पे थी, इसलिए आज मेरा बच्चा भी बहुत स्ट्रांग है और मतलब खेल कूद में चाहे उसकी बॉडी लैंग्वेज हो, वो जी। बहुत अच्छा, उसका शारीरिक जो स्वरूप है वो बहुत अच्छा है और बहुत एक्टिव है। मतलब कोई भी गेम अगर उसको हम कराते हैं तो बहुत अच्छे से करता है और वो बहुत अच्छा ड्राइंग, पेंटिंग भी करता है। तो जी। बोलते हैं ना कि क्या पालने में बच्चे के वो दिखने लगते हैं, ऐसा कुछ एक कहावत है। तो जी। वैसे ही होता है। बस ये है कि मुझे कराटे के क्षेत्र में रहना, मतलब जब अगर मैं बताऊं कि जब मेरी शादी होने वाली थी और मेरा लगन पूजा था, उस दिन मैं कराटे टूर्नामेंट में बैठ के रेफरशिप कर रही थी। तो जो जी। हमारे अध्यक्ष जी थे उन्होंने कहा कि 4 बजे तेरा लगन है, अब तो चले जा। तो मतलब बोलते हैं कि इसको बोलते हैं जुनून, इसको बोलते हैं कि अपने काम के प्रति ईमानदारी। तो जी। मतलब मेरे को कराटे के अलावा कुछ सूझता नहीं था उस समय। आज जी। भी ऐसा है कि लोग मुझे नौकरी मिली है सिर्फ कराटे खेल से। शहीद राजीव पांडे खेल अलंकरण पुरस्कार से छत्तीसगढ़ ने मुझे सम्मानित भी किया और उसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करते हुए आज मैं मंत्रालय जैसी जगह पर कार्यरत हूँ। सब बाकी जितने भी लोग हैं और बहुत सारे प्लेयर हैं जो वहां पर हैं, सब अपने अपने घर जाते हैं, 5 बजे घर जाके चाय पीते हैं। पर मैं जैसे ही बस से उतरती हूँ, पहले अपना गाड़ी उठाती हूँ और फिर मैं अपनी एकेडमी जाती हूँ, वहां पर 2 घंटे बच्चों को प्रैक्टिस कराती हूँ, फिर घर आती हूँ 7:30-8 बजे। उसके बाद फिर घर के जो काम होते हैं वो मैं करती हूँ। जी। तो मुझे देखिए 5 बजे के बाद हर कोई थक जाता है, लेकिन जब मैं क्लास जाती हूँ वहां पर मैं फिर से एनर्जेटिक हो जाती हूँ। उसके बाद आप मुझे 2-3 घंटे और काम कराएंगे तो मैं कर लूँ। जी। तो कराटे से मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरी पूरी फैमिली बहुत प्यार करती है। हम लोग कराटे के क्षेत्र में इतने सालों से लगे हो और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब तक इस दुनिया में हूँ तो इस फील्ड पे काम मैं करूंगी और मुझे इससे ही जुड़े रहना है। जी बिल्कुल हर्षा जी। और वो कहा भी जाता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ हो ना हो आपके पास में, लेकिन एक जुनून होना चाहिए और शायद यही वजह है कि वो आपके अंदर था और जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरीके से महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाते रहे और महिला सशक्तिकरण की जो बात की जाती है वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए हर्षा जी हमारे साथ में जुड़ी हुई थी, उनकी स्टोरी हमने आपको बताई। ऐसी ही एक और महिला है जिसके बारे में आपको बताते हैं। विश्व महिला दिवस पर मिलते हैं डॉक्टर सुधा मलिया से।
जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, राजनीति, कला, शिक्षा, अध्यात्म के क्षेत्र में परचम फहराया। विपरीत परिस्थितियों में अपनी जुझारू क्षमता से महिला उद्यमी के रूप में सफल हुई। डॉक्टर मलैया का कहना है कि महिला अमीर हो या गरीब, पढ़ी लिखी हो या पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन यदि वो संकल्पित है अपने भविष्य को लेकर, अपने सपनों को साकार करने को लेकर, तो फिर उसे हमेशा अपने सपनों को साकार करने के लिए हर मुसीबत से लड़कर हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। बुंदेलखंड में शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दे रही डॉक्टर सुधा मलैया ने विश्व महिला दिवस पर सभी महिलाओं को सबल और आत्मनिर्भर होने की सलाह दी है। मैं जमुना प्रसाद चौबे, अनादि टीवी से। आज विश्व महिला दिवस है और हम बात करेंगे आज दमोह की महिला मातृशक्ति डॉक्टर सुधा मलैया से, जिन्होंने दमोह में ही नहीं मध्य प्रदेश और भारत में भी दमोह का नाम रोशन किया है। मैम जी, हम जानना चाहते हैं कि आपका जन्म और शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई? सबसे पहले तो मैं अनादि टीवी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मैं विश्व महिला दिवस पर समस्त महिलाओं को, जो भी इसे देख रहे श्रोता हैं, इसके दर्शक हैं, वो सब जो इसे देख रहे हैं, उन सब का नमन करना चाहती हूँ। मातृशक्ति पूरी सृष्टि का आधार है और मेरा जन्म मेरी माँ कैलाशवती और पिता शिखरचंद जैन के घर में मेरठ में हुआ था, रानी मिल मेरठ में, और 1952 में हुआ था। वहीं मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। विवाह के पहले ही मैंने 20 वर्ष की उम्र में मेरा MA मास्टर्स प्राचीन भारतीय इतिहास में हो गया था। राजनीति के साथ साथ दमोह जिले की शिक्षा की नींव रखने का क्या उद्देश्य रहा है? शिक्षा के प्रति मेरा शुरू से ही आग्रह रहा है और जब मेरी शादी को 2-3 साल ही हुए थे, तभी मैंने अपने पिताजी से, ससुर जी से कहा था कि मुझे पढ़ाने जाना है। मैं मान सेवी शिक्षक के रूप में मैंने कमला नेहरू गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पढ़ाया अभी 75 में। तो मेरी शादी को 2 ही साल हुए थे और मुझे लगा कि घर में बैठकर अकेले मैं क्या करूँगी और अपनी शिक्षा का मैं उपयोग करूँ। तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पर एक शिक्षक, वो जो उसकी प्राचार्य थी कमला तारा शर्मा जी, उन्होंने उस समय वो मैंने देखा कि किस प्रकार से एक जैन शिक्षा समिति उसको चला रही है। पता नहीं, शायद कभी नींव पड़ गई हो, मन में बीज पड़ गया हो कि अपना कॉलेज खोलें। ये अवसर तब आया कि यहाँ की गोडाउन, जब विजय ऑयल मिल बंद हो गई थी हमारी यहाँ पे, तो गोडाउन्स खाली पड़े थे, मिल का कैंपस भी पूरा खाली पड़ा था और तेंदुपत्ता की गोदामें थी इन लोगों के पास। तो मुझे लगा कि यहाँ पर कॉलेज खोलना अच्छा होगा या स्कूल खोलना अच्छा होगा। मेरा मन था कि एक अच्छा स्कूल ऐसा खोला जाए जिससे कि कॉन्वेंट में बच्चे एजुकेशन ना लें ज़्यादा और अपने भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा लें। तो एक अंग्रेज़ी माध्यम का सरस्वती शिशु मंदिर के पैटर्न पर एक स्कूल खोलने का इरादा था, लेकिन उस समय स्कूल नहीं खुल के कॉलेज खोल लिया किन्हीं कारणवश, परिस्थितियोंवश। और सबसे पहले ओजस्विनी उत्कृष्टता महाविद्यालय की नींव रखी 2001 में। तो उन दिनों मैं थोड़ा फ्री भी हो गई थी, मैं राजनीति में आ गई थी। 91 में मैं आ गई थी। मैं महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री बनी सबसे पहले और उसके बाद फिर मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनी और फिर प्रदेशाध्यक्ष बनी मैं 1998 में। तो 1998 से 2000 तक मैं महिला मोर्चा की, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की प्रदेशाध्यक्ष थी। तो उस समय जब मैं उससे फ्री हुई तो उस समय मेरे पास थोड़ा समय था, 1-2 साल का खाली था। मैं राजनीति में मेरा कोई ऐसा विशेष दायित्व तो नहीं था, तो इसलिए मैंने उस समय सोचा कि ये अपने गोडाउन्स खाली पड़े हैं, कैंपस खाली पड़ा है। और क्योंकि मेरे पिताजी, ससुर जी जो थे, उन्होंने ही दमोह में PG कॉलेज की नींव रखी थी। कांटों भरी राह पर चलना पड़ेगा आपको, बने है सूरज तो आग में जलना भी पड़ेगा। महिला तो सूरज है, आग में जलते हुए भी सबको रोशनी देती है। ये बात और है कि कहते ज़रूर है हमारे देश में कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, लेकिन बहुत कम घरों में ऐसा है अभी भी कि जो सम्मान उसको दिया जाना चाहिए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, उसके वो बहुत कम होता है। तो लेकिन अगर ये होने लगे तो भारत वास्तव में वह हो जाए, सोने की चिड़िया हो जाए जो भारत देखता है, सोचता है आज होने का।
विश्व महिला दिवस पर हमारे साथ खास बातचीत डॉक्टर सुधा बलैया जी, जो कि पूर्व में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं, सदस्य रहीं और पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सहसचिव, राष्ट्रीय सचिव और जमुना प्रसाद चौबे, अनारी टीवी। क्या कोई महिला पंखे, कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सुधार सकती है? बहुत से लोगों का जवाब ना में होगा, लेकिन जबलपुर के लोगों का जवाब हाँ में होता है, क्योंकि जबलपुर में है यास्मीन, जो अपने कुशल हाथों से कूलर, टेबल फैन, सीलिंग फैन, गीजर, प्रेशर कुकर, मिक्सी से लेकर विदेशी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिनटों में सुधार देती है। और उनकी इस कुशलता पर लोग दांतों तले उंगली भी चबा देते हैं। जिस क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व है, वहां यास्मीन ने अपनी पहचान स्थापित की है। 7 इयर्स की एज से मैं ये वर्कशॉप में हूँ। ये हमारा वर्कशॉप जो है 65 इयर्स ओल्ड है और ये टेक्निकल काम में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, तो बचपन से ही कर रही हूँ मैं। तो जितना भी रिपेयरिंग, वाइंडिंग, मोटर वाइंडिंग, कूलर, मिक्सी, एग्जॉस्ट वगैरह और वाटर पंप है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सी, वॉल फैन, सीलिंग फैन, टेबल फैन, ये सारे काम रिपेयरिंग एंड वाइंडिंग ये मैं खुद ही करती हूँ और बचपन से ही करती हूँ। भिंड की अंजलि हाई जंप से लेकर डिस्कस थ्रो शॉट पुट में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं और अब वाटर स्पोर्ट्स के दूसरे सबसे खतरनाक खेल राइड में भी नेशनल मेडलिस्ट बन चुकी है। बोट की मदद से पानी पर अपना भविष्य लिख रही अंजलि शिवहरे ने हाल ही में हुए नेशनल गेम्स में मध्य प्रदेश की तरफ से खेलते हुए वाटर स्पोर्ट्स को राइडिंग गेम में डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अंजलि कहती है कि वैसे तो वाटर स्पोर्ट्स बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन खतरों में मजा भी अलग है। युवाओं को सही दिशा मिल जाए तो वे कुछ भी कर सकते हैं। यही सोच अंजलि की भी है। वे बचपन से ही कुछ अलग करना चाहती थी, समाज में साबित करना चाहती थी कि वे लड़की है तो क्या हुआ, वो जो ठान लेगी करके दिखाएगी। हमारे पास 9th क्लास में आई थी, ग्रीष्मकालीन शिविर मैं चलाता हूँ उसमें, और अंजलि शिवहरे ने सबसे पहले मुझसे ये कहा था कि सर मैं आप पे स्पोर्ट्स सीखना चाहती हूँ, आपका नाम रोशन करूँगी, मुझे अपने स्कूल में एडमिशन भी दे दें। और चूँकि पारिवारिक की स्थिति आर्थिक रूप से उतनी सक्षमता नहीं थी, तो मैंने अंजलि को एक ये दिया चैलेंज कि आप मेडल ला करके दो और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और अंजलि ने निराश नहीं किया। स्टार्टिंग से ही एथलेटिक्स में, कराटे में, ताइक्वांडो में, वॉलीबॉल में, जिस खेल में भेजा उसने मेडल ला के दिया। भिंड की ब्रांड एम्बेसडर रही। इलैया सर के टाइम में कई बालिकाओं को हमारे साथ प्रशिक्षित किया। फिर मुझे वाटर स्पोर्ट्स इलैया सर के टाइम पर करने का अवसर मिला गौरी सरोवर पर, और वहाँ पर अंजलि ने रोइंग कैनोइंग की शुरुआत की। कैनोइंग को जब मैं राष्ट्रीय लेवल पे खेल हुआ यहाँ पे, तो उसका फिर यहाँ भारत सरकार का यहाँ ध्यान गया भिंड पे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से कैप्टन अर्जुन अवार्डी दलवीर सर यहाँ पे बच्चों को सिलेक्ट करने आए, उसमें अंजलि सिलेक्ट हुई। चूँकि इनके माँ बाप भेजना नहीं चाहते थे, तो मैंने अपनी बेटी को कि भिंड से कोई बेटी पहले तो जाए जो भिंड से शहर से बाहर रहे, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मैंने भेजा। परिणाम सुखद आए। मेरी बच्ची ने भी इंडिया में गोल्ड लिया, श्रेया यादव ने, और इसने भी मेडल लेना शुरू किए, और आज ये लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं चाहता हूँ कि भिंड के जिस स्वरूप को पहचाना जाता है उससे विपरीत भिंड का स्वरूप है। भिंड बहुत चंबल की जो ताकत है वो पूरे विश्व में सबसे विशेष ताकत है। सही दिशा की जरूरत है, तो हमारे कार्य को आगे ये बच्चे ही पहुंचाएंगे। आज हम अनादि टीवी में ऐसी एक भिंड की बेटी से बात करेंगे जिनका संघर्ष खेलों में, विभिन्न खेलों में कई मेडल जिन्होंने लिए, चाहे गोल्ड मेडल की बात करें या सिल्वर मेडल की बात करें। जहां इन्होंने किशोरी स्पोर्ट क्लब से खेलों की 2015 से शुरुआत की और लगातार विभिन्न खेलों में आगे बढ़ती गई, और आज 2024 में अब वो ITBP में सेवा देंगी। तो ऐसे में आज हम उनसे जानेंगे कि उनके खेलों में किसका योगदान रहा, खेलों में कहाँ से उन्होंने शुरुआत की। पहले तो अंजलि शिवहरे, आपका अनादि टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप बताइए, आपने खेलों में कहाँ से शुरुआत की और किसका योगदान रहा? मेरा नाम अंजलि शिवहरे है। मैं किशोरी पब्लिक स्कूल की छात्रा एवं किशोरी स्पोर्ट्स क्लब की खिलाड़ी रही हूँ। मैंने 2019 में मध्य प्रदेश खेल अकेडमी भोपाल में ज्वाइनिंग किया है, और वहाँ पे जाके मैंने वाटर स्पोर्ट्स रोइंग शुरू किया है। पहले मैं यहाँ पे भिंड में
कराटे, एथलेटिक्स, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल, कैनो कैक, बहुत विभिन्न खेल खेले हैं मैंने। फिर यहाँ पे राधे गोपाल यादव सर हैं हमारे कोच, वो नया खेल लेके आए जो कि गौरी में होता है, कैनो कयाक, जिसके द्वारा मेरी शुरुआत हुई। पहले मैंने कैनो कयाक किया काफ़ी टाइम तक, फिर यहाँ पे ट्रायल टेस्ट हुए तो राधे सर ने बोला कि देखो क्या पता हो जाए सिलेक्शन। तो मैंने ट्रायल दिया, टेस्ट दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर भोपाल के लिए जाने का हो गया कि भोपाल में जाना है, तो मेरी घर वाले नहीं मान रहे थे कि मैं भोपाल जाके करूं, अकेले रहूं, क्योंकि मेरे पूरे परिवार से कोई भी लड़की कभी बाहर नहीं गई थी, तो मैं वो पहली लड़की थी। पर मेरी माँ का सपोर्ट था और मेरे सर का सपोर्ट था, तो सर ने बोला कि मैं अपनी बेटी को भेजूँगा, तो उन्होंने अपनी बेटी श्रेया को भेजा। फिर हम दोनों वहाँ पे भोपाल गए, हमारा गेम शुरू हुआ। तो 2019 से हमने शुरुआत की, फिर उसकी तबीयत ख़राब होगी तो वो वापस आ गई, पर मैं अकेली रह गई थी, पर मैंने कंटिन्यू किया। उसके बाद 2020 में कोविड और 2021 में कोरोना की वजह से मेरा कोई गेम नहीं हो पाया। 2022 में मेरी खेलने की शुरुआत हुई, 2019 से 22 तक मेरी जर्नी चलती रही। तो यह थी हमारे साथ भिंड की बेटी अंजलि सिवरे, जिनका संघर्ष बहुत ही रहा, जिन्होंने विभिन्न खेलों में अपना योगदान दिया और लगातार खेलों में ऊंचाइयां बढ़ाती रहीं, और 2024 में ITBP अब ज्वाइन करेंगी और देश के लिए खेलेंगी, और उनका कहना है हम देश के लिए भी गोल्ड मेडल और मेडल लेकर आएंगे। भिंड से अनादि TV के लिए अखिलेश बघेल की रिपोर्ट। तो अंजलि की ऊंची उड़ान की क्या है कहानी, आज उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं। खुद अंजलि आज हमारे साथ में मौजूद है। अंजलि, बहुत स्वागत है आपका अनादि TV में। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि एक समय था जब महिलाओं को हाउसवाइफ, डॉक्टर या फिर उसके अलावा टीचर्स, इसके अलावा और दूसरी फील्ड में नहीं देखा जाता था, लेकिन महिलाओं ने लोगों की सोच बदली और आज हर एक फील्ड में महिला बहुत अच्छा काम कर रही है। फिलहाल अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो इसे आप किस तरीके से देखती हैं और स्पोर्ट्स में महिलाओं की भूमिका किस प्रकार से है? अंजलि, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अंजलि, आप मुझे सुन पा रही है? तो देखिए, तकनीकी खामी की वजह से अंजलि से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन कोशिश करेंगे एक बार फिर से संपर्क करने की और जानेंगे कि आखिर उनकी कहानी क्या है। तो अंजलि का रुख कर लेते हैं। अंजलि, फिलहाल अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में महिलाओं की भूमिका को लेकर आप क्या सोचती हैं? मैं महिलाओं की भूमिका को लेकर मैं ये चाहती हूँ कि महिलाएं जितना ज्यादा हो सके आगे बढ़े जी, इक्वेलिटी ले, मेंस के बराबर आए। और महिला क्या नहीं कर सकती, महिला हर चीज कर सकती है। आज महिलाएं ही अपने भारत जैसे देश को महिला ही चला रही है। आज भारत देश की राष्ट्रपति एक महिला है, तो महिलाएं आगे बढ़े। जी, फिलहाल अंजलि, हमने देखा, आपकी स्टोरी भी देखी, कहानी भी सुनी, जिसमें कई सारी परेशानियों के बारे में जिक्र किया गया था। सबसे पहले कि जब आपने इस फील्ड को चूज़ किया तो आपके माता पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि हम आगे इन्हें खेल के लिए आगे नहीं भेजेंगे। लेकिन उसके बाद ऐसी क्या क्या चुनौतियाँ देखने को मिली और साथ ही आपने अपने माता पिता को इस खेल के लिए और इस फील्ड के लिए कैसे मनाया? जैसा कि चुनौतियां तो हर किसी के जीवन में आती है, मेरे जीवन में भी आई है, क्योंकि मैं एक मध्यम परिवार से बिलोंग करती हूँ। परंतु ये था कि मेरी माँ बहुत समझदार थी, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। माँ का सपोर्ट मुझे हमेशा था। फैमिली का सपोर्ट उनकी वजह से आया, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे पर भरोसा किया, बिलीव किया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तब जाके मेरी फैमिली ने उनकी बात पे सपोर्ट किया मुझे और आगे बढ़ने को भेजा। पर इसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है। मेरे कोच का बहुत बड़ा हाथ है कि आज मैं जहाँ पहुँची हूँ या आगे भविष्य में कहीं पहुँचूंगी, उसमें मेरे कोच राधे गोपाल यादव का बहुत बड़ा, मैं उनको बहुत मानती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, उनकी वजह से मैं कहीं पहुँच पाई हूँ।
जी बिल्कुल अंजलि, और समझा भी जा सकता है क्योंकि जब आप सपने देखते हैं तो कई सारी कठिनाइयां भी सामने आती है, और इसी दौरान अगर एक दो व्यक्ति अगर हमें सपोर्ट करने वाले मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक मनोबल भी मिलता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, भिंड से अंजलि हमारे साथ में जुड़ी थी, जिनको आपने सुना, उनकी कहानी जो थी वो भी आपने सुनी। तो ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो कि अलग अलग फील्ड में अपना नाम कमा रही है और अपना काम भी दिखा रही है। वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में क्या रखा है, हौसलों से उड़ान होती है। और इसी हौसले के साथ में मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।